वर्दी नहीं तुम्हारी, हमको जनता ने बनाया इन कामों के लिए, ये तुम्हारी बकवासी नहीं है। घर के घर बर्बाद हो गए, उनके बारे में कौन सोचेगा। और फिर मैं अरेस्ट भी हुआ, 3 सितंबर की बात है, 94। ये जो आज लोग आरक्षण की बात करते हैं, ये राज्य के बाद आज हो रहा है, लेकिन ये मैं उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी नगर पालिका के अंदर ये सब चीजें लागू कर चुका था। देखिए ऐसा अब उनका समय 5 साल तो लगभग पूरा हो रहा है। हमारे चुनाव आएंगे, पार्टी किसको लाएगी, क्या करेगी, उनको लाएगी, किसको लाएगी, क्या करेगी, वो आगे भविष्य पर निर्भर करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नूतन। इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है हमारे मेहमान। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हरिद्वार क्षेत्र से वर्तमान विधायक माननीय विनोद चमोली जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेगमेंट में। जी धन्यवाद। सर, आपका जो हमने पॉलिटिकल करियर देखा, एक लंबा चौड़ा आपका पॉलिटिकल करियर है। आप 2 बार मेयर रह चुके हैं, पिछले 10 साल से आप विधायक के तौर पर कार्यरत हैं। कैसे आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई? देखिए, राजनीतिक जीवन बाई चांस में पॉलिटिक्स में आया, कुछ घटनाक्रमों के कारण। और 88 में सभासद हो गया था, 97 में चेयरमैन हो गया था, 2 बार मेयर के रूप में राज्यपाल, 2 बार, दूसरी बार विधायक हूँ। तो तब से लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ और उसी के माध्यम से समाज में काम हो रहा है। तो कोई बहुत बड़े कारण नहीं थे, कुछ घटनाक्रम थे जिनके कारण मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। शुरुआत आपने छात्र संघ राजनीति से करी? नहीं, मैं छात्र संघ में कभी राजनीति में नहीं रहा। मैं संघ का स्वयं सेवक रहा और सीधे जनता के बीच में आया। और ये समझो कि जनता ने मुझे बनाया, खड़ा किया, मेरे संघर्षों में साथ रही, मुझे संघर्ष के लिए प्रेरित करती रही, करते करते मैं यहाँ तक आ गया। संघर्षों की आपने बात करी, राज्य का जब निर्माण आंदोलन चल रहा था उस समय आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने उस समय रासुका भी आप पे लगा, 2 बार आप जेल भी गए। उसके बारे में वो कैसा एक अनुभव रहा, और आज जब राज्य का निर्माण हो चुका है तो एक उपलब्धि सी आपको महसूस होती होगी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहाड़ के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा और पहाड़ के दुख दर्द को बहुत नज़दीक से मैंने ऐसे परिवार से कि बहुत महसूस किया। मैं भी चाहता था कि पहाड़ अपने आप में स्वावलंबी बने और यहाँ पर लोगों को एक अच्छा सुलभ जीवन मिले। वो हमेशा से मेरे दिमाग में रहा, क्योंकि जब मैं राजनीति में सक्रिय हुआ तो उसी दौरान मैंने, ये 85 की बात बता रहा हूँ, हमने गढ़वाल विकास परिषद करके एक संस्था बनाई उस समय। उस संस्था के माध्यम से जो करप्शन सिस्टम में था या जो विकास की अनदेखी हो रही थी, तो हमने तमाम 3-4 साल तक लगातार काम किया उसमें, बहुत काम किया उसमें। तो पहाड़ के प्रति एक दर्द शुरू से रहा कि पहाड़ में कैसे चीज़ें ठीक ठाक की जाए। बाद में जब उत्तराखंड मूवमेंट चला, ऐसा नहीं कि कोई 94 में ही हम सामने आए, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरांचल को अपने एजेंडे में जोड़ा और 89 में यहाँ पर उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति बनी, देहरादून का मैं अध्यक्ष बना। तो उस दौरान बहुत कम लोग थे जो राज्य के पक्षधर होते थे। तो एक राजनीतिक कार्यक्रम थे, यहाँ डीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी हुआ, तालाबंदी का कार्यक्रम था, उसमें मैं घायल हुआ, मेरे पर पीएससी ने लाठीचार्ज किया था, चोटिल हुआ था। तो लगातार हम इस काम में लगे हुए थे। लेकिन जब 84 के अंदर जो ये स्वतः स्फूर्त एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जब लोग सड़कों पर निकले, तो उस समय मैं पार्टी का युवा मोर्चे में काम कर रहा था, तो उस माहौल में अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं सीधे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके और इसलिए सड़कों पे आ गया जनता के साथ में। कोई सभासद भी रहा मैं, तो लोग मेरे साथ थे, संघर्ष में पूरे शहर में लोग मेरे साथ खड़े थे, तो हम लोग सड़कों पर आ गए, संघर्ष शुरू हुआ। उसी दौरान मेरे कुछ ऐसे आंदोलन चल रहे थे जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े, जैसे एमडीडी को लेकर लोग बहुत परेशान थे, उसका एक आंदोलन था। उस समय तमाम मूवमेंट मेरे लगातार चलते रहे। उसी क्रम में फिर ये उत्तराखंड का मूवमेंट भी आ गया, तो मैं इसमें भी आ गया और फिर मैं अरेस्ट भी हुआ। 3 सितंबर की बात है, 94 की। फिर मुझ पर रासुका भी लगी, मैं 2 महीने उस समय रहा, फिर हाई कोर्ट से मेरी बेल हुई, दोबारा फिर आया, संघर्ष चल ही रहा था। उसके बाद फिर हम अपने काम में लगे, तो दोबारा फिर अरेस्ट हुए।
फिर छूटे, फिर लड़े। तो कुल मिला के राज्य बनने तक लगातार संघर्ष चलता रहा। और राज्य बनने से पहले मैं 97 में यहाँ पर चेयरमैन हो गया था देहरादून नगर पालिका। राज्य तो 2000 में बना। तो मूवमेंट के साथ साथ फिर जो पॉलिटिकल मेरा पार्टी के अंदर जो मेरी गतिविधियाँ थी चलती रही, और पार्टी ने मुझे उपयुक्त समझा, यहाँ पर एज ए चेयरमैन चुनाव लड़ाया, मैं जीता भी उसमें। उस समय मैंने बहुत सारे काम किए जो आज हो रहे हैं। जो नियुक्तियों में आरक्षण का विषय है, मैंने 97 में उत्तर प्रदेश में रहते हुए उस समय ही आंदोलनकारियों को नियुक्ति देना प्रारंभ कर दिया था। जो नगर निगम की संपत्तियां हैं उनके ऑक्शन में मैंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। उसका आरक्षण बाकायदा व्यवस्था है उसमें, उनको आरक्षित है उसमें कि कोई अगर दुकानें होंगी या कुछ होंगी तो उनका आरक्षण फिक्स है। ये जो आज लोग आरक्षण की बात करते हैं, ये राज्य के बाद आज हो रहा है, लेकिन ये मैं उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी नगर पालिका के अंदर ये सब चीज़ें लागू कर चुका था। तो शुरू से मेरा ऐसा टेम्परामेंट रहा है कि पहाड़ का कैसे भला हो सके, उत्तराखंड का कैसे भला हो सके, क्योंकि मेरा पूरा जीवन उसी के लिए समर्पित है, उसी के लिए मेरा संघर्ष है। बाद में राज्य बना, राज्य बनने के बाद भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो मेयर के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो दोबारा लोगों ने मेयर बनाया। फिर विधानसभा में पार्टी ने शिफ्ट किया, तो 2 बार में विधानसभा से यहाँ पर हूँ, आज दोबारा विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो पूरा जीवन लगातार निरंतरता बनी हुई है। जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, सामाजिक क्षेत्र में आया हूँ, तो मेरे जीवन में कार्य की निरंतरता बनी हुई है। किसी न किसी रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ। और ये जो निरंतरता है, मुझे लगता है कि यही कारण है जो आपका काम का फ्लो एकदम लगातार बना हुआ है। आपने 6 चुनाव जीते हैं, 6 लड़े हैं और 6 के 6 जीते हैं, तो ये एक उपलब्धि है अपने आप में। मैं जानना चाहूँगी कि आपका बचपन, मतलब आपका जन्म पौड़ी में हुआ, तो पहाड़ी क्षेत्र में आज तो फिर भी बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय पे जब आपने जन्म लिया, आपने पढ़ाई करी, तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज रहा होगा। उसके बारे में कुछ बताइए, बचपन कैसे बीता, और फिर उसके बाद आज उस क्षेत्र को याद करके कैसा लगता है, या कुछ इच्छा होती होगी कि हम क्या कर पाए वहाँ के लिए? कैसा है, मैं सामान्य परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी फौजी थे, माँ गृहिणी थी, मैं सबसे बड़ा लड़का था। तो गांव खलियानों में जो जितने काम होते हैं, गोबर निकालने से लेके, दूध निकालने से लेके, सब किए, हल लगाने से लेके, निलाई गुड़ाई जो भी होते हैं, वो सब मैंने अपना, क्योंकि मैं 9 तक मेरी स्कूलिंग 9-10 तक गढ़वाल की है, तो मैं माँ के साथ वो सब करता रहा। पानी हमारे यहाँ बहुत दूर से आता था, स्कूलिंग दूर थी, तो वो सब हम लोग करते रहे, उसी परिवेश में से निकले। ये बात जरूर है, बीच में मुझे पिताजी जब मेरे रिटायर हो गए तो उसके बाद वो तमाम जगहों पर नौकरियों में गए। वो सैनिक स्कूल युवा में गए, तो मैं उनके साथ सैनिक स्कूल में पढ़ा कुछ दिन। फिर वो पिलानी चले गए लेक्चरर बन के बिरला हाई सेकेंडरी स्कूल में, मैं थोड़े दिन उनके साथ वहाँ चला गया। फिर वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने, फिर मैं भी वापस आ गया। तो ये मेरे जीवन में बहुत, ये कह सकते हैं कि बहुत उथल पुथल रही एजुकेशन को लेकर। मैं बहुत जगह मैंने पढ़ाई की है, तो वो सब चीज़ें मेरे साथ होती रही। तो मैं गाँव में भी उतना ही रहा, फिर शहरों में भी काम किया। शहरों में मैं पूरब में भी पढ़ा, मेरे पिताजी वहाँ नौकरी में चले गए थे, तो सीतापुर, लखीमपुर, कानपुर के मेरे स्कूलिंग कॉलेज है मेरा। तो बहुत जगह देखी, बहुत कुछ देखा जीवन में, और उस सब का असर मेरे काम पे भी है। मेरे जो भी मैं जैसा भी हूँ उस पर उन सब का प्रभाव है। मैं कुल मिला के पहाड़ के दर्द को यूँ कहिए कि मैंने अपने माँ के कष्ट को बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि वहीं से चीज़ें निकल कर आती हैं, वही पीड़ा निकल कर आती है बच्चे के रूप में, जैसे मैंने देखा होगा। बड़े होकर मैं लोगों को उन चीज़ों से बाहर निकालना चाहता था, तो मैंने उस संघर्ष में शामिल हुआ। 2000 में राज्य बना। अभी भी मेरी पीड़ा समाप्त नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2000 के बाद जितने भी हम लीडरशिप हमारी आई, हो सकता है अपने भावनात्मक रूप से उन्होंने भी काम किया हो, अच्छा काम किया है, लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है, समस्याएं अभी भी समाप्त नहीं है। विकास तो हो रहा है, काम तो बहुत हुआ है, लेकिन उस काम में जो इमोशंस होने चाहिए थे, जो भावनात्मक लगाव पहाड़ की जनता से सरकारों का होना चाहिए, उसमें मुझे कमी दिखाई पड़ी। सरकारें चलाने के लिए हो रही है, काम इसलिए हो रहा है कि हमको सरकार में बना रहना है, ठीक है ना। नेताओं की गरीबी दूर हो रही है, लोग वैसे पड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसा मॉडल अभी तक हमको नया नहीं दे पाए, जो हमने उत्तर प्रदेश से इनहेरिट किया, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ अलग से कुछ होना चाहिए था। जैसे उत्तराखंड में
हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात ये मानी जाती है कि उत्तराखंड के नागरिक को बहुत सहज, एक ईमानदार, परिश्रमी, भोले भाले, ये सब चीज़ें उत्तराखंड नागरिक के बारे में एक पहचान है पूरे देश के अंदर। लेकिन आज क्या पहचान आ रही है? उत्तराखंड का आदमी भ्रष्ट, नकल विधेयक जिससे लड़ने पड़ रहे हैं हमको। उत्तराखंड में नेता भ्रष्ट, एक बनाओ दूसरा हटाओ, एक बनाओ दूसरा हटाओ, कोई टिक नहीं पा रहा है। हमने ही मैसेज दिया है, उत्तराखंड का व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि पहाड़ों में सारे बाहर के लोग आकर काम कर रहे हैं। ये तो हमने किया ना। आप सचिवालयों में सब जगह हमारे लोग बैठे हुए हैं, फिर भ्रष्टाचार क्यों है? फिर क्यों अपने ही लोग परेशान हैं? कौन कर रहा है ये सब? तो जो कुल मिला के जो कार्य संस्कृति डेवलप होनी चाहिए थी राज्य बनने के बाद, वो के दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे उत्तर प्रदेश चलता था वैसे ही उत्तराखंड चलता दिखाई पड़ रहा है। ये ठीक है, छोटा प्रदेश है, लोगों की अप्रोचेज बढ़ गई है, लोग सीधे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, मंत्री से मिल सकते हैं, विधायक को पकड़ सकते हैं, ये सहूलियतें हुई हैं। लेकिन जो कार्य संस्कृति डेवलप होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई, ऐसा मेरा मानना है। ये व्यक्तिगत मेरा मत है, मैं जो पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत है। हो सकता है लोगों के नहीं, निश्चित तौर पे आप उस चीज़ को ज़्यादा करीब से देख पा रहे हैं, और ये जो आपने बताया है, ये कोई एक आपकी अपनी सोच नहीं है, ये समाज देख रहा है, क्योंकि एक जो छवि बन रही है ये पूरे देश में बन रही है। आप उस चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर पा रहे हैं। क्या आपको कमियां लगती हैं और कैसे हम इसमें सुधार कर सकते हैं? देखिए, राजनीति किसी भी परिवर्तन के बहुत सशक्त माध्यम है, सशक्त माध्यम है, और सरकार उसका मुख्य हथियार है। हम सरकारों में भी रहते हैं। उत्तराखंड के बारे में तमाम वर्षों से एक चीज चलती आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है। तो क्यों रहती है? क्यों नहीं हमारी पकड़ उन पर बन पाती है? आपके इसमें नेताओं की कमी मानते हैं? ब्यूरोक्रेसी के हावी होने के पीछे क्या ये कारण हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर हम जब तक अपने इंटरेस्ट में रहेंगे, जब तक अपने इंटरेस्टों को साधते रहेंगे, तो ब्यूरोक्रेट उसका फायदा उठाते रहेंगे और हमको कमजोर करते रहेंगे और खुद मजबूत होते रहेंगे। हमको सबसे पहले तो अपने से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी कमजोरियों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे लीडरशिप में दम नहीं है, हमारे नौजवान लोग हैं, बड़े अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी अपनी कमजोरियां हैं, जैसे मैंने कहा ना, लोग अपनी गरीबी दूर करने में लगे हुए हैं, तो उससे बाहर निकलो ना। क्या दिक्कत है? क्या चाहिए आपको? छोटा प्रदेश है, जो लोग सामान्य स्थिति में कभी सोचते नहीं कि हम प्रधान बन जाएंगे या ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, जिला पंचायत मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं हमारे लोग, हम ही लोग तो बन रहे हैं, उनमें हम ही लोग तो हैं। तो आखिर इतना कुछ हमको मिल गया, कितना चाहिए आपको? क्या क्या चाहिए आपको? छोड़िए ना सब। अरे एक बार उत्तराखंड के लिए कमिटेड होकर काम करिए, देखते कौन ब्यूरोक्रेट सब साथ में देता, किसकी मजाल है। लेकिन आपका टेम्परामेंट फिर वैसा होना चाहिए। आप सबसे पहले अपनी कमियां दूर करो। कोई आदमी आपको तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो आपको समझेगा कि आप अपने लोगों के लिए कमिटेड है, अपने क्षेत्र के लिए कमिटेड है, आप स्वयं में करप्ट नहीं है। जब वो आपको इस तरह एसेस करेगा तो वो एक टांग पे खड़ा होकर काम भी करेगा। लेकिन जब वो सोचेगा कि ब्यूरोक्रेट का क्या तरीका रहता है, अधिकारियों को, ये जो नेताओं को छोटे छोटे प्रलोभनों में उलझा देते हैं और बाकी अपने मलाई खाते रहते, पूरे उत्तराखंड को लूटे जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ये सब? और करेगा कौन? जनता अपेक्षा करेगी किसी, हम ही लोगों से तो करेगी ना। कौन आएगा इसके लिए? बताइए। बट लीडरशिप तो हम ही लोग हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी पद पे, कोई किसी पद है, तो हम ही में से हमारे लोग ना। तो जनता कहाँ सर मारेगी अपना? किसके पास रोएगी जाके? कहाँ चिल्लाएगी जाके? किससे लड़ेगी जाके? हम ही तो है वो लोग। तो क्या हमको स्वयं को असेसमेंट नहीं करना चाहिए अपना? लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं? अरे मैं एक गाँव से निकल कर आ गया, एक छोटे से गाँव से निकल के आ गया, मैं चेयरमैन भी रह गया, 2 बार मेयर भी रह गया, 2 बार विधायक भी रहा। क्या चाहिए मुझे और? अब कुछ इनके लिए भी कर दो जिनके कारण बने हैं आप। बिल्कुल कुछ करो ना इनके लिए भी। जो सड़कों पर जिन्होंने संघर्ष किए, लाठियां खाई, जेलों में पड़े रहे, शहादतें हो गई, घर के घर बर्बाद हो गए, उनके बारे में कौन सोचेगा? और जिनके लिए उन्होंने किया, कौन सोचेगा? हम अपना तो कद बढ़ाते रहे, अपने हम संपत्तियां बढ़ाते रहे, हम अपने लाइफ स्टाइल को हमने पूरा चेंज कर दिया। उस गरीब का कौन रोएगा उसके लिए? ये जो बुनियादी चीजें हैं, इन बुनियादी चीजों पर जब तक काम नहीं होगा तब तक आपको परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले आपको कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी,
स्वयं की समीक्षा करनी पड़ेगी कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर हम किनके लिए खड़े हैं, किनके कारण बने हैं, उनके प्रति हमको कमिटेड होना पड़ेगा, तब जाके परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि 10 साल तक आपने एज मेयर सर्व किया है, वर्तमान में गामा जी को कुछ सलाहें देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस को अर्न करने के बाद? क्या कुछ उन्हें और अच्छा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आप 10 साल तक काम कर चुके हैं तो आपको अच्छा अनुभव है। देखिए ऐसा, अब उनका समय 5 साल तो लगभग पूरा हो रहा है, अब आगे चुनाव आएंगे, पार्टी किसको लाएगी, क्या करेगी, उनको लाएगी, किसको लाएगी, क्या करेगी, वो आगे भविष्य पर निर्भर करेगा। तो अब तो सलाह का टाइम रहा नहीं, सही बात तो ये है, ठीक है ना, इसलिए आगे देखेंगे, आगे अगर उनको मौका मिलेगा सलाह देंगे। निकाय चुनाव कब होने वाले हैं, कुछ इसका अंदाज़ा दीजिए। देखिए अभी मैं, अब जो सीधे सीधे इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, नगर विकास मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था कि हमारी चुनाव की तैयारी है, लेकिन माहौल नहीं लग रहा है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो चुनाव की एक सरगर्मी होती है, सरगर्मी दिखाई पड़ती है, खुशबू दिखाई पड़ती है कि चुनाव आने वाले हैं, तो वो हलचल नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव पीछे चले जाए। मेरे टेन्योर में भी ऐसे हुआ था, क्योंकि मैंने 3 मई को अपना टेन्योर खत्म किया था, उसके बाद चुनाव को नवंबर में हो तो लेट हुए थे, तो हो सकता है चुनाव आगे चले जाए, हो सकता है। अगर अभी होंगे तो भाजपा हमेशा तैयार है, भाजपा के तो हर समय हर पल चुनाव लड़ने की तैयारी रहती है, तो होगा तो लड़ेंगे। आगामी जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए आप प्रदेश में पार्टी की क्या तैयारी देखते हैं और किस तरह की रणनीति आप अपने स्तर से समझ पा रहे हैं? देखिए मैंने कहा कि कम से कम मैं जो माइंडसेट का आदमी, हम हर पल चुनाव लड़ते हैं, हर पल चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अगर आप 2 लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं तो वो आखिरकार चुनाव में आपको, राजनीति का तो अंततः किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एम तो चुनाव जीतना होता है, तो वो आपको चुनाव में मदद करते हैं, वो आपको चुनाव जिताता है। अगर आपके 4 आदमी नाराज हो रहे हैं तो आपके लिए सेटबैक होता है। तो हर पल आप जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो राजनीतिक दृष्टि से आप चुनाव लड़ रहे हैं हर पल। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 और 365 काम कर रही है, तो हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। आज हमने बूथों तक अपनी रचनाएं कर दी हैं, हमने पन्ना प्रमुखों तक अपनी रचनाएं कर दी हैं, संगठन के सारे विंग्स हमारे बन गए हैं। हम हर 3 महीने में कार्य समिति करते हैं, प्रदेश की, फिर जिले की करते हैं, फिर मंडल की करते हैं। तो लगातार हमारा काम इसमें, जनप्रतिनिधि हमारे लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, आप देखिए ना, अखबारों में कुछ काम कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो हम लोग लगातार चुनाव वाले काम करते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता चुनाव ठीक रहेगा, और हमारी पूरी तैयारी है, जब समय आएगा तो उस समय चुनाव लड़ा जाए। थोड़ा सा जिक्र मैं आपके क्षेत्र का भी करूँगी। आपके क्षेत्र के अंतर्गत डांडी मोथरोवाला की सड़क से लोग बहुत बदहाल सड़क जिसे कह सकते हैं, काफ़ी मीडिया में भी इसको कवर किया गया, लोग बार बार प्रश्न उठाते हैं। देखिए सड़क ऐसे ही खराब नहीं हुई है, सड़क खराब इसलिए हुई है कि वहाँ सीवर लाइन पड़ी है, और डेवलपमेंट प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं मानता हूँ सीवर लाइन का मानता हूँ, क्योंकि मैं नियर भी रहा हूँ, मैंने शहर को देखा है। अगर आप शहर को गंदगी से निजात दिलाना चाहते हैं, अभी क्या है, लोगों के 100 गज में घर बन रहे हैं, 50 गज में तो घर बन रहे हैं, लोगों की सीवर की टैंक की जगह नहीं रही। जो लोग गड्ढे बने उनकी सफाई के लिए उनको महीने के 5-10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो सीवर लाइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वहाँ पर सीवर लाइन पड़ा है। कठिनाई क्या हुई, वहाँ सीवर लाइन कम से कम 18 से 20 फीट नीचे तक पड़ा हुआ है, तो जब भी उसमें मिट्टी फिल करते हो फिर बैठ जाती है, बना रहे हो टूट रही है। तो एक तो वो टूटी है तो उसका कोई कारण है, वहाँ काम चल रहा है, ये प्रमाण है कि वहाँ काम चल रहा है, नहीं तो टूटती नहीं। पहले तो ठीक थे, मैंने बनवा दी थी, पहले बढ़िया तारकोल की सड़क थे, हम फटाफट भागते थे वहाँ से। लेकिन जब आपका डेवलपमेंट प्रोसेस चलेगा, पूरा क्षेत्र उधड़ा पड़ा है, बन रहा है इस समय, आप घर भी अगर दोबारा बनाते हैं तो घर भी उधड़ता है, फिर नए सिरे इसको आप मैनेज करते हैं। तो एक तो पहली बात ये कि ये माइंड क्लियर करना पड़ेगा कि ये बेवजह नहीं टूटी है, या इसकी अनदेखी नहीं हुई है, यहाँ पर काम हो रहा है। एक दूसरा, मात्र सीवर नहीं है, उसमें पानी की लाइनें भी पड़ रही है, वहाँ पड़ी है। फिर आपके सीवर की कनेक्टिविटी भी होनी है, लोगों घर भी जुड़ रहे हैं उससे, प्रॉपर्टी चैम्बर से बन, कोई छोटा काम नहीं है ना, बड़ा काम है। तो वो सारा उसमें हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ का बार बार लोग मुझे वीडियो डाल रहे थे, मैं देख रहा था, बात हो रही थी मेरी, तो मैंने उसको कहा कि इसका जितना बना है इसको कम से कम पिचिंग वगैरह करके इसको रिस्टोर करो, ताकि लोग यहाँ से आसानी से जा सकें। और वहाँ संभव तो काम लगा भी होगा, इस समय काम वहाँ चल भी रहा है शायद।
तो हम ध्यान में हमारे हम उस पर कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि कौन चीज़ कितने समय में ठीक होनी है। अब उससे पहले जो वहाँ रहते हैं उनको असुविधा हो रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, असुविधा होगी, लेकिन वो असुविधा होगी जरूर, और मुझे मालूम है कितने समय में उस सुविधा में हो जाना है, कैसे वो ठीक हो जाएगी। तो उतने समय तक मुझे लोगों को सुनना है, मुझे बर्दाश्त रखना है, लेकिन जब वही सड़कें ठीक हो जाएंगी, वही सिविल लाइन रन हो जाएगी, वहीं पानी की लाइनें पड़ जाएंगी, 3-3 मंजिल तक बिना मोटर के पानी जाएगा, तो वही जनता आपको धन्यवाद करेगी, वाह करेगी, इतना मुझे विश्वास। अब लोग मानते भी हैं, लोग जानते हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो समझते हैं कि आदमी काम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत कठिनाई तो होगी, और वो कठिनाई लोग फेस करते हैं। हाँ, उनको असुविधा हो रही है, मैं जानता हूँ, मेरा भी प्रयास है कि टेम्परेरी जितना भी रिलीफ उनको दिया जा सकता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी, हमारे साथ इतना समय दिया। मुझे लगता है कि आज हमारे दर्शकों को बहुत सारी जो शिकायतें होंगी विधायक जी से वो अब नहीं रहेंगी, और बहुत सारी आगे जो उम्मीदें हैं, जो बातें विधायक जी ने बताई हैं, वो निश्चित तौर पर सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत सारे जो प्रश्न होंगे आपके मन में, उनको सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेगमेंट में बस इतना ही। अगले मेहमान के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।